होम नमस्ते। आज हम अपनी रेस्पिरेशन सिस्टम को समझने का प्रयत्न करते हैं, यानी कि हमारा लंग्स किस तरह से कार्य करता है ये हम जानने का प्रयत्न करते हैं। तो जैसे बाहर की वायु को हम अपने नॉस्ट्रिल्स के द्वारा अपने भीतर को भरते हैं, तो ये जो बाहर की वायु को अंदर लेने की और अंदर की गंदगी को बाहर निकालने की जो प्रोसेस है उसको रेस्पिरेशन कहते हैं। तो जब हम बाहर की वायु को जब हम अपने भीतर भरते हैं, तो वही वायु प्राण के स्वरूप ले लेते हैं। हमारे शरीर के अंदर वो प्राण का स्वरूप ले लेता है, बराबर। तो जब हम बाहर वाली वायु को अपनी नॉस्ट्रिल्स के द्वारा अपने भीतर को भरते हैं, तो हमारी नॉस्ट्रिल्स में कुछ छोटे छोटे बाल होते हैं और वहाँ पर कुछ म्यूकस का सिक्रेशन होता है। ये छोटे छोटे बाल और म्यूकस का कार्य क्या है? जब हम वायु को भीतर भरते हैं तो उसमें जो भी डस्ट पार्टिकल्स है, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और कुछ गंदगियाँ जो भी होती है वो हमारे बाल द्वारा और हमारे म्यूकस द्वारा वहीं पे चिपक जाती है, यानी कि उसको वहीं पे रोक दिया जाता है। और ये जो श्वास हमने भरी है उसको छान करके, यानी कि उसको अच्छी तरह से जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं या कुछ जीवाणु होते हैं उसको वहीं पे ही रोक के उसको अंदर भेज दिया जाता है। ये फिर वो लैरिंग्स और फेरिंग्स के द्वारा हमारे श्वास नली यानी कि ट्रैकिया पे जाता है। ट्रैकिया में कुछ कार्टिलेज का आवरण होता है, वो इस नली को अच्छी तरह से श्वसन की प्रक्रिया के दौरान वो चिपक ना जाए, ऐसा कुछ उसको मजबूताई देती है। ये श्वास जब हमारे ब्रोंकाई में जाके, यानी कि ये जो ट्रेकिया है उसका दो भाग में विभाजित हो जाता है, उसको ब्रोंकाई बोलते हैं। और फिर वो ही आगे जाके बहुत सारी अलग अलग उसकी ब्रांचेस बनती है। जैसे कि एक पेड़ की रचना होती है, उसी तरह से उसमें अलग अलग शाखाएं बन जाती है। और लास्ट में जो भी उसके जो सेल्स होते हैं उसको एल्वेलाई कहा जाता है। और वो जो सेल्स होते हैं वायु कोटर, तो ये वायु कोटर के आसपास बहुत सारी ब्लड वेजल्स होती हैं। तो जैसे ही हमने श्वास लिया, अंदर श्वास भीतर जाके ट्रैकिया के द्वारा हमारे दोनों लंग्स में जाके वो एल्वोलाई तक पहुंच जाते हैं और वहाँ पर कुछ वायु की आपले होती है। जैसे हमने जो श्वास लिया उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, ज़्यादातर नाइट्रोजन होता है और बहुत सारे और अन्य गैसेस भी होते हैं। तो जब वो हमारे श्वास के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर जो मुख्यतः तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की आपले होती है। ऑक्सीजन हमारे जो ब्लड वेसल्स द्वारा रक्त कोशिकाओं में जाती है और वहाँ पर जाती है। और फिर ये ऑक्सीजन रक्त जो रेड ब्लड सेल्स है उसके द्वारा हमारे टिश्यू और टिश्यू के द्वारा अपने उसके सेल्स तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उसको केमिकल क्रियाएं होती है और उस सेल्स में जो भी रासायनिक क्रिया हुई उस दौरान जो भी कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हुआ और अन्य गैसेस उत्पन्न हुए वो सब ब्लड में फिर वापस आते हैं और वही ब्लड अशुद्ध लोही बन के, क्योंकि वहाँ पर अभी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये अशुद्ध लोही हो गया। तो ये अशुद्ध लोही फिर वापस हमारे हृदय में आता है। हृदय से फिर वो शुद्ध होने के लिए हमारे फेफड़ों में आता है। यहाँ पर फिर से जो भी हमने श्वास लिया था और जो ऑक्सीजन हमने लिया था वो ऑक्सीजन फिर से अल्वोलाई में, और वहाँ पर जो ब्लड था वो ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड फिर से हमारे लंग्स में वापस आता है और उसको हम प्रश्वास के द्वारा बाहर निकालते हैं। तो ये पूरी श्वसन की प्रक्रिया होती है। इस तरह से हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की आपले होती है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये हमारी आवश्यकता बन जाती है कि हमारे जो भी श्वास हम भीतर भरते हैं उस दौरान जो भी अशुद्धियाँ भी हमारे शरीर में दाखिल हो जाती है, उन अशुद्धियों के हमें बाहर निकालना होता है। तो अच्छी तरह से ये प्रक्रिया बने, हमारा श्वसन अच्छी तरह से प्रक्रिया ये हो, इसके लिए प्राणायाम भी इतना ही आवश्यक बन जाता है।
और देखिए, जब श्वसन की बात चलती है तो ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारे डायफ्राम के ऊपर है, क्योंकि हमारी जो संरचना बनती है श्वसन सिस्टम, तो इसमें मैंने बताया कि जो ट्रैकिया होता है, श्वसन नली, ब्रोंकाई, लंग्स, और लंग्स के नीचे एक डोम शेप का डायफ्राम होता है, बराबर। तो उसकी संरचना कैसी होती है? उसकी संरचना ऐसी ही होती है। लेकिन जब हम श्वसन करते हैं, यानी कि हम जब इन्हेलेशन करते हैं, हम जब अपने श्वास को भीतर भरते हैं, तो ये डायफ्राम की प्रोसेस हो जाती है ऐसे, सीधी हो जाती है। तो इससे ऐसे डायफ्राम जब ऐसे हो जाता है तो हमारे लंग्स फूल जाते हैं, यानी कि उसको एक्सपांड होने की जगह मिल जाती है। और जब वो एक्सपांड होगा तो ही बाहर की वायु का जो दबाण बनता है, यहाँ पर कम वायु और बाहर का वायु का दबाण ज़्यादा है, तो उस जो बॉयल का नियम है उस हिसाब से बाहर की वायु हमारे फेफड़ों में आती है। और उसमें जब हम एक्सेल करते हैं, यानी कि हमारे श्वास को जब बाहर निकालते हैं, तो वही डायफ्राम फिर से अपनी मुख्य स्थिति में, यानी कि डोम शेप में आ जाता है। जब ऐसे आ जाता है तो हमारे लंग्स थोड़े से संकोचन की क्रिया बनती है, और जब वो संकोच आते हैं तो फिर से वो वहाँ पर वायु का दबाण बढ़ गया और बाहर का वायु का दबाण कम है, तो वहाँ यहाँ से वायु बाहर निकल जाती है। इस तरह से हमारे जब श्वसन की क्रिया होती है, इसमें डायफ्राम बहुत ही मुख्य रोल उसमें होता है। डायफ्राम का मुख्य रोल इसमें होता है और हमारी ये श्वसन की क्रिया चलती है। अभी देखो, जब हमारी अच्छी तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होती है तो हमें बहुत सारे रोग भी होते हैं, जैसे अस्थमा होता है, या फिर निमोनिया हो सकता है, फेफड़ों की बीमारी है, टीबी हो सकता है, साइनस, लोगों को साइनस का प्रॉब्लम रहता है, श्वसन लेने में किसी को श्वसन को बाहर छोड़ने में दिक्कत होती है। तो ये सब हमारी जो नली है उसमें कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें इन्फेक्शन होने के कारण म्यूकस सिक्रेशन ज़्यादा हो सकता है, तो वहाँ पर स्वेलिंग हो सकती है, और स्वेलिंग के कारण हमें श्वास लेने में दिक्कत होती है। और जब श्वास लेने में दिक्कत होती है या फिर किसी को एलर्जिक कंडीशन होती है तो ज़्यादा स्नीजिंग होता है, ज़्यादा छींकें आती है, ऐसे कई सारे रोग श्वसन के हो सकते हैं। तो इन सब से हमें बचना चाहिए। अच्छा, एक और भी है इसमें, जैसे हमारी इम्यूनिटी तो इसमें बहुत बड़ा रोल करती ही है, हमें अपनी इम्यूनिटी को तो बढ़ाना ही है, लेकिन यहाँ पर कुछ बाहर वाले पॉल्यूशन को भी हमें ध्यान में रखना होता है। जो कोई व्यक्ति बाहर पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर में रहता है, ज़्यादा समय रहता है, या फिर उसका रहठान ही वही जगह पर है कि जहाँ पर बहुत सारा पॉल्यूशन रहता है, तो उनको ज़्यादा ये श्वसन की बीमारियाँ होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो अभी जब दिवाली का समय चलता है तो मुझे एक बात कहने की बहुत ही इच्छा हो जाती है कि देखो, अगर कोई स्मोकिंग करता है, कोई ज़्यादा स्मोकिंग करता, किसी की इतनी जेंट्स में ज़्यादा होता है कि वो स्मोकिंग की उसकी आदत रहती है, तो ये स्मोकिंग के कारण तो खुद के फेफड़े तो ही वो बिगाड़ता ही है, और केवल जो स्मोकिंग करता है उसके ही नहीं, लेकिन उसके आसपास उसके फैमिली मेम्बर्स, या फिर कहो कि जो भी वो स्मोकिंग करते समय जो भी वो वायु बाहर वो छोड़ रहा है होता है, वो मतलब वो भी हवा को पॉल्यूटेट करता है। तो ये जब हम जो स्मोकिंग नहीं करता है, जब वो हवा उसके भीतर जाएगी तो उसको भी ये रोग हो सकता है। तो हम ज़्यादातर यही कभी कहीं में सुनने में आता है कि वो तो कभी उसने तो पूरी ज़िंदगी में कभी कुछ स्मोकिंग किया ही नहीं था, फिर भी उसको कैंसर हो गया, है ना, ऐसा हम सुनते हैं। तो इसका मुख्य कारण, भले ही वो स्मोकिंग ना करता हो, लेकिन जिसने स्मोकिंग किया है, वो जो पॉल्यूटेड एयर हवा में छोड़ता है, वो लेने से भी कैंसर हो सकता है। और अभी देखिए, ज़्यादा कि हमारी जो पृथ्वी है उसमें बहुत सारा पॉल्यूटेड अभी वातावरण बन गया है ना। इसमें
कुछ हद तक हमारे मनुष्य के हाथ में अभी रहा ही नहीं है हम कि उसको शुद्ध करें, बराबर। तो हमें अभी सोचना क्या है कि हम किस तरह से कम अपने आजू बाजू वातावरण को, पॉल्यूशन को कम करें। तो मैं तो देखती हूँ कि अभी तो बहुत सारे लोग फटाके फोड़ते हैं। अच्छा चलो, किसी को ऐसा कहा जाए कि भाई आप स्मोकिंग नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, आप अपने बच्चे को स्मोकिंग करवा। क्या कोई ऐसा माँ बाप हो सकता है जो वो ऐसा चाहे कि मेरे बच्चे स्मोकिंग करें? नहीं ना। मैं क्या कहना चाहती हूँ मैं बताती हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे, भले वो उस फैमिली में पापा स्मोकिंग करते हो, लेकिन वो पापा कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि मेरा बेटा स्मोकिंग करता हो, है ना। कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं चाहता। लेकिन फिर भी वो बच्चा स्मोकिंग न करते हुए भी वो ही पॉल्यूटेड हवा, एयर, वायु अपने शरीर के भीतर ले रहा है अभी। और ये खुद आप अपने पैसों से खरीद के ला रहे हो। जी, मैं बात कर रही हूँ पटाखों की। हम ज़्यादा पैसे देकर अपनी बीमारियों को ही घर में ला रहे हैं। वो ही छोटा बच्चा जाके बाहर जाके वो ही फटाके फोड़ता है, और वो ही जो फटाकों में से जो भी धुआं निकलता है वो ही अपने सांसों में वो भर रहा है। आप समझ सकते हो कि ये कितनी गंदी जहरीली हवा हम अपने बच्चों को भीतर दे रहे हैं। खुद हम बाहर से बाजार से पैसे देकर, और वो भी पैसे देकर ये पॉल्यूटेड जहरीली हवा हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। क्या आपको ये सही लगता है? नहीं ना। मुझे तो ये सोच के भी बहुत दुख की अनुभूति होती है। मैं सोचती हूँ कि मैं कैसे सबको बताऊँ कि ये आप गलत कर रहे हो। देखो, दिवाली का समय है, खुशियाँ अवश्य मनाइए, मैं इसकी विरोधी नहीं हूँ, आपको खुशियाँ मनानी चाहिए। लेकिन हम ये गलत तरीके से अपना रहे हैं। जहरीली हवा हम खुद अपने बच्चों को दे रहे हैं। ऐसा मत करिए, है ना। अच्छा, एक और बात कह रही हूँ। देखो, अगर कोई कहता है कि मेरे तो बच्चे बड़े हो गए हैं, अभी उसको इम्यूनिटी अच्छी है, चलो मान लिया जाता है। लेकिन हमें अपने घर के नहीं तो हमारे अड़ोस पड़ोस के जो भी वृद्ध व्यक्ति रह रहे हैं उनको भी हमें सोचना है। जो न्यू बॉर्न है, जो अभी अभी जिन्होंने जन्म लिया है, जो अभी अभी उन्होंने श्वास लेनी शुरुआत की है, और वो बच्चा, वो वृद्ध जब ऐसी हवा अपने भीतर भरेगा तो उसके लंग्स का क्या हाल होगा। अभी जिसके सेल अभी नए हुए हैं, है ना, जिसके जैसे कि अब हम युवानों में तो ये थोड़े सेल थोड़े से ये रिजिड भी हो गए होंगे, लेकिन जिन्होंने अभी जन्म लिया है, जिसके सेल एकदम नाजुक है, वो जब ऐसी हवा अपने शरीर में के भीतर लेगा, अब हम रोक तो नहीं सकते कि भाई नहीं ये हवा गंदी है, आपको ये हवा नहीं लेनी है, ऐसे हम रोक तो नहीं सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम बहुत गलती कर रहे हैं। अपने वृद्ध माता पिता को, छोटे बच्चे को जिन्होंने जन्म लिया है। और जानते हो, कभी किसी हॉस्पिटल में जाके देखो, जिसको श्वसन लेने में तकलीफ़ होती है, वो अच्छी तरह जैसे नॉर्मली इनहेल कर सकते हैं और नॉर्मली एक्सहेल कर सकते हैं, कोई कहीं ऐसा व्यक्ति भी है जो अच्छी तरह से श्वसन नहीं ले पा रहा है, वो एक अच्छी श्वसन के लिए तड़प रहा है, तो ये कितना बुरा लगता है। उसको कितनी तकलीफ़ हम दे रहे हैं, बिना मतलब हम अनजान है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये आप सब जानबूझकर कर रहे हैं, आप इन सब से अनजान है कि कोई कहीं पे श्वसन के लिए भी तड़प रहा है, और यहाँ पर जो भी अच्छा तो है ही नहीं वैसे भी, और उसको हम और गंदा करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं चलता, मतलब ऐसा अच्छा नहीं लगता। और देखो,
ये एक और बात बता दो, वनस्पति तो उसको जो भी अशुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड है वो अपने भीतर ईश्वर ने ऐसी रचना ही भी की है कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं उसके लिए वो प्राण है, उसके लिए वो प्राणवायु है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा और ऑक्सीजन दे देगा, है ना। तो ये हवा की शुद्धिकरण एक तरफ से होती ही है, वो कुदरती है। लेकिन अगर हम अगर अपने वायु को, अपने वातावरण को अगर पॉल्यूटेट करते हैं तो ये हमारा एक गलत कर्म हो जाता है। देखो, बिना कर्म हम रह नहीं सकते और हर एक कर्म का फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल। अगर हम कहीं ना कहीं वातावरण को पॉल्यूटेट करते हैं तो हमें इसको फलस्वरूप उसको शुद्धि भी हमें ही करनी होगी, आज नहीं तो कल, इस जन्म नहीं तो अगले जन्म, पर हमें ये शुद्धि अपने को ही करनी पड़ेगी। ईश्वर की रचना ही यही है ना। और इस वीडियो को आगे न लंबाते हुए मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। शुभ दीपावली, हम सबके दीपावली शुभ हो।